फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे चल रही है सीटेट की सीरीज और इस सीरीज में अब तक हम सीटेट पेपर फर्स्ट यानी जो हमारा ईवीएस है उसका कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं और फिर चल रहा है हमारा टीजीटी मैथ और साइंस यानी पेपर सेकंड मैथ और साइंस की सीरीज चली हुई है और इसमें मैं अब तक ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और इन 3 वीडियोस में हमने जो क्लास 6 है हमारी, तो क्लास 6 पूरी कवर कर ली और अभी स्टार्ट है हमारी क्लास 7th। तो आई होप आप सबने वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 जो कि किससे रिलेटेड है, क्लास 7 से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मामीटर, यानी कि जो थर्मामीटर है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी सीटेट का कि थर्मामीटर को पढ़ते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि थर्मामीटर के उपयोग से पहले और उपयोग के बाद उसे धोना चाहिए। जब भी हम उसे यूज करें थर्मामीटर को, तो बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज उसको वॉश करना बहुत जरूरी है। और वॉश करने के लिए कोई भी एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे, जो कि आप डिटोल से धो सकते हैं या फिर जो स्पेशल उसके लिए दवाई आती है उससे धो सकते हैं। तो उसके यूज से पहले और यूज के बाद उसे धोना है। और धोने के लिए किसका उपयोग करना है, कोई भी पूर्तिरोधी घोल है उसका उपयोग करना है। सेकेंड पॉइंट आता है कि उपयोग से पहले जो पारा है हमारा, उसका तल कितना होना चाहिए, 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। कितना होना चाहिए ध्यान रखना है जब भी यूज करें। तो बेसिकली उसको एक झटका देके हम हिलाते से हैं, वो इसीलिए हिलाया जाता है ताकि उसका जो लेवल है वो 35 से नीचे आ जाए। तो उपयोग से पहले पारे का तल कितना होना चाहिए, 35 से ब्लो होना चाहिए, 35 से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट है कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सिद्ध में होना चाहिए। और उसे नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। कोई भी कठोर वस्तु से अगर वो टकराता है तो बेसिकली वो टूट जाता है। और नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे जो इसका बल्ब होता है हमें इसके बल्ब से नहीं पकड़ना है। क्या नहीं करना है, इसके बल्ब से नहीं पकड़ना है। बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो के रखना है। और इसका जो टेम्परेचर लेवल होता है, जो पारे का लेवल होता है सॉरी, वो बिलो 35 होना चाहिए। और इसका तल है वो दृष्टि रेखा होती है हमारी, उसकी सिद्ध में होना चाहिए। तो ये थे थर्मामीटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना होता है फ्रेंड्स, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि जो डॉक्टरी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उससे हम 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। कितने से, 35 से 42 के तक के माप सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो लेबोरेटरीज में यूज होते हैं थर्मामीटर, उनका जो रेंज होती है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है। तो डॉक्टरी जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसकी रेंज क्या थी, 32 से 42 तक, सॉरी 35 से 42 तक थी। कितनी थी, 35 से 42 तक थी क्लिनिकल थर्मामीटर की। और वही जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है हमारा, उसकी रेंज क्या होती है, -10 से 110 तक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमें पढ़ेंगे कि जो प्रयोगशाला में यूज किए जाते हैं उसमें के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहला कि जो हमारा थर्मामीटर है उसको ऊर्ध्वाधर यानी उसको सीधा रखना चाहिए एकदम, ठीक है, तिरछा नहीं रखना चाहिए जब उसके हम रेंज नोट कर रहे हैं तब। नेक्स्ट है कि तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए। जो तापमापी है उसका बल्ब चारों ओर से जो लिक्विड है उस लिक्विड से क्या होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। और उसे नेक्स्ट है कि बर्तन है वो जिस भी बर्तन जो बल्ब है जिस भी बर्तन में हम टेम्परेचर ले रहे हैं उसकी जो दीवार है उस दीवारों को नहीं छूना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कि डिजिटल थर्मामीटर में, जो हमारे डिजिटल थर्मामीटर चल रहे हैं आजकल, उसमें बेसिकली क्या होता है, जो पारा होता है पारे का यूज नहीं किया जाता। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है चालन की, चालन क्या है, तो चालन के बारे में हम पढ़ेंगे। चालन क्या है कि जब एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर, क्या जो हमारी हीट होती है, जो हमारी उष्मा है, उसका एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जो स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है, चालन होता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम दूध वगैरह गर्म करते हैं तो स्टील के पतीले में करते हैं तो हीट तो नीचे लगती है, फिर भी उसके जो कोने होते हैं ऊपर वाले वो गर्म क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कंडक्शन हो रहा है।
क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, और कंडक्शन से क्या होता है, जो हमारी उष्मा है वो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, और ठंडा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। और बेसिकली किसमें होता है, जो हमारे ठोस होते हैं उसमें चालन प्रक्रम ही होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स, ठोस में होता है। नेक्स्ट है कि जल और वायु है वो हमारे क्या है, उष्मा के कुचालक हैं। उससे नेक्स्ट पॉइंट आता है संवहन की, संवहन क्या होता है। तो देखिए संवहन क्या होता है एक बार हम पढ़ेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है, इसका स्थान ठंडा जल ले लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारा जल गर्म ना हो जाए। उष्मा के स्थानांतर की इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन करते हैं। देखिए आप जब भी सर्दियों में अपने घर में पानी गर्म करते होगे तो आपने रोड लगाई होगी, तो देखना सबसे ऊपर क्या रहेगा, हमें गर्म गर्म जल मिलेगा। लेकिन आप उसको तुरंत बंद कर देना, 2 या 3 मिनट्स में बंद कर देना, तो ऊपर तो गर्म पानी रहेगा, नीचे ठंडा पानी रहेगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये संवहन का एग्जाम्पल है। संवहन में क्या होता है कि जो चीज गर्म होती है, जैसे जल गर्म हुआ, गर्म जल ऊपर आ गया और उसके स्थान पे ठंडा जल चलेगा, फिर वो गर्म हुआ, सेम यही प्रोसेस चलता रहता है। और फिर जब सारा वाटर क्या कहते हैं गर्म हो जाता है, सारा जल गर्म हो जाता है, तो ये जो विधि है इस विधि को हम क्या बोलते हैं, संवहन की विधि कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि ऊपर की ओर वायु का संवहन के द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर के हाथ की गर्मी अधिक अनुभव होती है। देखिए जब भी हम अंगीठी वगैरह जलाते हैं तो जब हम उसके ऊपर एकदम हाथ करेंगे मिड में, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव होता है, लेकिन अगर आप साइड में करोगे वहां पे बहुत कम होता है। तो इसका रीजन भी जो संवहन वाली विधि है, इसका रीजन यही है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, देखिए पार्श्व की वायु संवहन के द्वारा गर्म नहीं होती, पार्श्व यानी साइड्स की जो एयर है वो, इसलिए यह वायु की लो की ऊपर वाली वायु जैसे गर्म नहीं होती। जो एकदम सेंटर में जो लो होती है उसकी बजाय पार साइड की क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा समुद्र समीर, देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप सब जानते हैं कि जो हमारी गर्म हवा होती है वो क्या होती है, ऊपर जाती है। तो सी के नजदीक यानी समुद्र के नजदीक दिन के समय क्या होता है कि जो जल है हमारा, उसकी अपेक्षा जो हमारी धरती होती है ना, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, क्या होता है देखिए यहाँ से पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि दिन के समय स्थल जल के अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। क्या होगा, धरती गर्म होगी तो उसके पास की एयर क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होकर वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और फिर जो समुद्र के साथ में जो ठंडी हवा थी वो क्या आती है, धरती की ओर बहने लगती है। तो ये क्या है कि समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु होती है उसको किस नाम से जानते हैं हम, समुद्र समीर के नाम से जाते हैं। तो समुद्र समीर कब होता है, दिन के समय होता है। और इसमें कौन सी हवा ऊपर उठ जाती है, तो जो धरती के पास वाली एयर थी वो ऊपर चली जाती है, और जो समुद्र से ठंडी हवाएं आती है उसको किस नाम से जानते हैं, फिर हम समुद्र समीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थल समीर, कि थल समीर क्या है। तो ये सेम समुद्र समीर से थोड़ा सा अपोजिट है। ये क्या होता है कि रात्रि में होता है। समुद्र समीर कब हुआ था, दिन में हुआ था, और थल समीर कब हुआ था, रात्रि में हुआ था। तो रात्रि में प्रक्रम ठीक विपरीत होता है इसके। क्या होगा कि जो समुद्र का जल है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। समुद्र का जल गर्म रहता है, जबकि धरती होती है और रात के टाइम में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो समुद्र का जल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर जो स्थल की ओर की जो ठंडी वायु वो कहाँ चली जाएगी, समुद्र में चली जाएगी। तो समुद्र समीर कब हुआ था, हमारा दिन के समय हुआ था। थल समीर कब हुआ, रात के समय होता है। ठीक है, और समुद्र समीर में हवा किस तरफ से आती थी, तो समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आती थी, और थल समीर में किस तरफ जाती है, समुद्र की ओर बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो थे। अभी आता है चालन और संवहन विधि, हमने पढ़ी। चालन विधि किसके लिए यूज की जाती है, बेसिकली ठोसों के लिए यूज की जाती है, और इसमें एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जो ऊष्मा होती है वो प्रवाहित होती है, और सारा बर्तन उससे गर्म हो जाता है। फिर हमने संवहन विधि पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे कि चालन और संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है इन प्रक्रम को ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम। कुछ रेंज ऐसी होती है कि जो चालन है या फिर संवहन है उसके द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है, और इनको मतलब जो हीट का ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम के द्वारा आती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, विकिरण के नाम से जाना जाता है। देखिए सूर्य से हीट हम तक कैसे आएगी, एक विकिरण नाम का प्रोसेस होता है, उससे आती है, और विकिरण के लिए हमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि सर्दियों में, देखिए आप सब जानते हैं कि सर्दियों में हम बेसिकली क्या करते हैं, गहरे कलर के कपड़े पहनते हैं, और इसके पीछे रीजन क्या है कि जो गहरे रंग की वस्तुएं होती हैं वो विकिरणों का बहुत अच्छे से अवशोषण कर लेती है, इससे हमें सर्दी कम लगती है। अगर हम गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसलिए गर्मियों में तो हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, और सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं।
और वहीं हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र भी पहनते हैं। ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊन है वो आप सबको पता है कि उष्मारोधी है, उसके देशों के बीच में वायु ट्रैप हो जाती है और फिर उससे क्या होता है, उससे भी हमें ठंड कम लगती है, तो इसलिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर के एंड के बाद मैंने जितने भी उसमें दिए हुए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कोशिश की है इंक्लूड करने की। तो इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री के 1 लीटर जल को 50 डिग्री के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का ताप क्या होगा? देखिए 30 लीटर है और उसको 50 के में मिलाया गया तो 80 तो होएगा नहीं, क्योंकि एक का ज्यादा है एक का कम है, तो दोनों के बीच में आएगा वो। तो क्या आएगा? 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होगा उनका टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि 40 डिग्री ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी से भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया गया। क्या है कि 40 डिग्री सेल्सियस की ताप है और लोहे की गोली है और उसको कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको रीड करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। नेक्स्ट है कि लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा। देखिए लकड़ी होती है वो बेसिकली कुचालक होती है, तो अब आप इसका आंसर खुद लिखना है कमेंट बॉक्स में। आपको ये सारे आंसर दिए हैं, इनको रीड करना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है, किसका रीजन क्या है? तो ये भी आंसर आपको खुद ही देना है। नेक्स्ट इसमें आता है कि बेसिकली हमारे एसिड्स यानी हमारे अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए हर सब्सटेंस की कोई ना कोई नेचर होता है, तो जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचर से उनका स्वाद कैसा होता है? बेसिकली खट्टा होता है उनका स्वाद। फिर आते हैं हमारे क्षार आते हैं कि क्षार क्या होते हैं, तो जो क्षार होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट होते हैं और स्पर्श करने पे सोपी जैसा इनका टच लगता है। फिर आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स बेसिकली वो होते हैं फ्रेंड्स कि हम कैसे पता करेंगे कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है, तो उसके लिए जो कुछ स्पेशल टाइप के पदार्थ यूज किए जाते हैं उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसी में आगे आता है कि सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ठीक है, जब हम उसको जो इंडिकेटर्स है उसको अम्ल और क्षार वाले पदार्थ में मिलाते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल है, ये क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक सूचक है और उसे लाइकेन यानी जो सैक होते हैं उससे निष्कर्षित किया जाता है और इसका रंग कैसा होता है? माव और नीलोशन होता है। लिटमस पत्र लाल और नीले। देखिए लिटमस पत्र कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप से मिलते हैं, लाल और नीले रूप में पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट आता है हमारा उदासीन। तो उदासीन में क्या होता है कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले, जो हमारा लाल और नीले लिटमस पेपर है जिससे हम पता चलता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है, तो ये क्या करते हैं? उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उदासीन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि जो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन, जो गुड़हल के पुष्प का सूचक है अगर हम उसको एसिडिक में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाता है? मेजेंटा हो जाता है। अगर क्षार में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं एसिड्स। तो एसिड क्या करते हैं ये याद रखना है आपको। एसिड नीले लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? लाल कलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देते हैं। अगर आपको याद ना हो तो एसिड को आप अनिल कर सकते हैं कि अंबानी है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी अमल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिर क्षार, तो अगर आपको अमल याद हो गया तो क्षार इसका अपोजिट है। नेक्स्ट आता है फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन क्या है? तो देखिए अभी फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ेंगे। फिनोफ्थलीन वैसे तो एक इंडिकेटर ही है और देखिए क्षार के विलयन के साथ तो कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। और वहीं जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कैसा रंग देता है? ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट है कि अम्ल और एसिड और बेस के बीच भी जो होने वाले रिएक्शन है उसको किस नाम से जाना जाता है? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है कि उष्मा होती है, उष्मा तो निकलती ही निकलती है, उसके साथ में सोल्ट और वाटर भी निकलता है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि वर्षा का जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्षा के जल में बहुत सारे सल्फेट पाए जाते हैं, कार्बन के भी, नाइट्रोजन के भी, सल्फर के भी। दैट्स व्हाई जो जल है उसका वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि हमारे आमाशय में, जो हमारा आमाशय है, जो हमारा स्टमक है, उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और बेसिकली ये क्या करता है कि जो फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मान लो कभी हमने बहुत सारा भोजन कर लिया, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, हमें खाना
अपच नहीं हो रहा तो हम क्या ले लेते हैं, तुरंत इनो ले लेते हैं। तो इस इनो में क्या है, देखिए हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया तो उसके लेवल को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटा एसिड लेना पड़ेगा। तो हमें एंटा एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं और एंटा एसिड की टैबलेट में आती है मिंक हाइड्रो ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, मिंक हाइड्रो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है सॉरी, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो ज्यादा एसिडिक नेचर हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट है कि जब चिट्टी काटती है तो जैसे आप सब जानते हैं कि जो चिट्टी के डंक होते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो जैसे ही चिट्टी ने हमारी बॉडी पे पंच किया तो क्या हुआ, उसने बॉडी में एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया। और फिर डंक के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो खाने का सोडा लगा देते हैं या फिर उसमें जिंक कार्बोनेट लगा देते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, बेसिक इन नेचर में है और उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब मृदा अत्यधिक बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, बिना भुजा हुआ चूना और भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुए चूने का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, और जो भुजा हुआ है उसका क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिलाकर फिर उनका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी सब्सटेंस है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, हमारा रंग आएगा, रूप आएगा, वेशभूषा आएगी, ये सारी चीजें किस में आती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। तो जब किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें अगर चेंज आता है कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, या फिर उसमें कोई नई पदार्थ नहीं बनता है। फिर आता है हमारे रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो देखिए रासायनिक में क्या होता है, बेसिकली एक या फिर एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, देखिए ये किसका एग्जांपल है, ये केमिकल चेंज का है हमारा, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो एक श्वेत प्रकाश देते हुए जलने लगता है और पूरी तरह जलने पर क्या बन जाती है, भस्म बन जाती है। और जब उस भस्म को मैं O2 के साथ में ऐड करती हूँ तो MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ ऐड करती हूँ तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। तो ये है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। नेक्स्ट है कि जब लोहा है, लोहे को आयरन सल्फेट बोलते हैं, और जो आयरन सल्फेट के विलयन में हम FeSO4, आयरन सल्फेट का फॉर्मूला है ये, प्लस कॉपर भूरा नीचे पा जाता है। देखिए सॉरी मैं यहाँ से पढ़ना भूल गई थी, थोड़ा लाइन मिस हो गई, कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन है हमारा CuSO4 प्लस नीला तोता प्लस लोहा, जब इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिलता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, FeSO4। फिर कॉपर मिलता है और वो क्या हो जाता है कि ब्राउनिश ब्राउनिश भूरा भूरा निक्षेप रहता है। नेक्स्ट आता है सिरका। सिरका को फ्रेंड किस नाम से जानते हैं, हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। और जब सिरका में बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अन्य मटेरियल्स बनते हैं। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पास करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में वो पानी कैसा होता है, दूधिया दूधिया कलर का नजर आता है। नेक्स्ट है कि लोहे की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है प्लस वाटर मिलता है तो आप सब पता है क्या होता है, जंग बनता है, और उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3 बनता है। और गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करके देखिए लोहे को हम जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पे पेंट अप्लाई कर देते हैं, ग्रीस अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब उस पे क्रोमियम या फिर जिंक की कोई परत चढ़ाई जाती है तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है उसको। फिर आता है कि जो स्टेनलेस स्टील है वो किस किस से मिलकर बनता है, तो स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनता है, लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैंगनीज। क्या क्या मिलता है इसमें, लोहा मिलता है, कार्बन मिलता है, क्रोमियम मिलता है, निकिल और मैंगनीज जैसी धातुएं मिलती हैं। और आपने देखा होगा कि जो स्टेनलेस स्टील है इसको कभी भी जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील को क्या होता है, कभी जंग नहीं लगता है। और नेक्स्ट आता है हमारा क्रिस्टलीकरण की। क्रिस्टलीकरण क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आप एक को नॉर्मल सा बताती हूँ। देखिए कोई भी बीकर लेंगे, उसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, फिर उसको हीट करेंगे, और जब वो हीट करना शुरू कर देता है यानी वो जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे हम, ठीक है। और जब तक उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे जब तक कि उसमें डिसॉल्व होता रहेगा, फिर उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से छान लेंगे और उसको रूम टेम्परेचर पे कूल होने देंगे। आप देखोगे कि एट लास्ट में उसमें क्या होगा कि कॉपर सल्फेट के नीचे क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं हमें।
तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टलीकरण के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। आपको बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है या फिर दोनों ही केमिकल चेंज है। सबसे पहले क्या है कि देखिए आप सबको पता है कि रसोई में एलपीजी यूज की जाती है और सिलेंडर में वो कैसे फॉर्म में रहते हैं? सिलेंडर में वो गैस रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, बट जैसे ही बाहर आती है तो गैसेस फॉर्म में हो जाती है। तो ये कौन सा चेंज है? और फिर जब इस गैस को हम बर्न करते हैं तो ये कौन सा चेंज है? ये दोनों आपको बताने हैं। क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शंस दिए हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सही आंसर दोगे और कमेंट बॉक्स में सारे आंसर टाइप कर देना। मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस या फिर बायोगैस बनाते हैं। ये कैसा परिवर्तन है? ये क्या है? परिवर्तन ए है। फिर आता है फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये दोनों है, दो दे रखे हैं, पूछ रखा है कि कौन कौन सी केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप एक बार देख के बताना। नेक्स्ट है कि दिन का जो अधिकतम तापमान होगा, आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब दोपहर का समय होता है तो हम बहुत ज्यादा बेहाल हो जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है। ये क्यों लगती है? क्योंकि दिन के समय जो दोपहर का टाइम होता है उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कब होता है? मॉर्निंग में, जो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है उसमें मिनिमम टेम्परेचर होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्लाइमेट और आई होप आप वेदर के बारे में बहुत अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। वेदर क्या है कि आज मान लो बारिश हो रही है तो हम बोलेंगे टुडेज वेदर इज रेनी, यानी आज का जो मौसम है क्या वो बरसात का मौसम है। या फिर हम बोलेंगे कि आज बहुत गर्मी लग रही है, टुडेज वेदर इज वेरी हॉट। बट क्लाइमेट क्या है कि हम बहुत पर्टिकुलर काफी इयर्स का, यानी कि 25 इयर्स का जब एक पैटर्न लेते हैं और उस पैटर्न को क्या बोला जाता है? वहां का क्लाइमेट बोला जाता है, वहां की जलवायु बोला जाता है। तो वेदर और क्लाइमेट में ये डिफरेंस है थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट आता है कि जो केरल की जलवायु है वो कैसी है? तो केरल की जलवायु कैसी है? गर्म और आर्द्र जलवायु है। राजस्थान की गर्म और शुष्क है। और उत्तर पूर्व भारत यानी हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनकी जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। नेक्स्ट आता है हमारा ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि जो हमारे ध्रुव हैं, जो हमारे पोल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ कि यहाँ की चरम जलवायु पाई जाती है और ये ऑलवेज क्या होते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या होता है कि 6 मंथ्स के लिए तो सूर्य दिखाई देता है और 6 मंथ्स के लिए सूरज छिप जाता है। और इवन कि विंटर सीजन में भी यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है? -37 डिग्री तक रहता है। थर्ड है कि यहाँ पे पोलर बियर और पेंगुइन जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। अभी पोलर बियर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि पोलर बियर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए पहला है कि पोलर बियर होता है, आई होप आप सबने देखा होगा कि पोलर बियर में क्या होता है? इसके सफेद बाल होते हैं और उसके कारण ये जो बर्फ की पृष्ठभूमि होती है उसमें बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता है। और सेकंड क्या होता है कि यही है, इसी का रीजन दिया हुआ है कि इससे इसके जो शिकारी हैं वो इसको पहचान नहीं पाते। तो ये पोलर बियर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी और बाकी का जो रिमेनिंग है वो आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं से तो आपको जरूर फायदा मिल रहा होगा। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो कि सीटेट है, चाहे यूपी टेट है या फिर कोई भी टेट का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनका बेनिफिट हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और फ्रेंड्स, एक बात बता दूं आपको, हमारा एक और चैनल है और जिसका नाम है LYF व्लॉग्स, यानी लाइव व्लॉग्स। एक बार आप वहां जाएं और हमारा कंटेंट देखें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।